यहाँ पर इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस चल रही है। आपका मादा जनन तंत्र का जो टॉपिक था वो वहीं तक था, लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन एवं इम्प्लांटेशन के बारे में कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और फिर इम्प्लांट होता है वो एम्ब्रियो उस यूट्रस के अंदर। तो देखिए मैं यहां पर इसको स्ट्रक्चर को डेवलप करने वाला हूं, तो आप शांतिपूर्वक तरीके से देखेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको खुद को बनानी है, नोटबुक के साथ में आप बैठेंगे ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। यहां पर मैं सेकेंडरी ओसाइट को डेवलप कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कुछ समस्याएं उत्पन्न ना हो और इजीली तरीके से आप इसको समझ सकें, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं ये 12th और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए मैं इस टॉपिक को आपको क्लियरली यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। अब ये सेकेंडरी ओसाइट जो है मैं यहाँ पर डेवलप कर रहा हूं। मैंने कहा था आपसे कि जब तक ये ओसाइट अंडाशय में रहता है तो इसके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल्स का कवरिंग रहता है, लेकिन ये जैसे ही अंडाशय से बाहर आते हैं तो इनके अंदर ग्रेनुलोसा जो सेल्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, जोनालुसा या जोना प्लूसिडा के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती हैं। ये मैंने एक सेकेंडरी ओसाइट को यहाँ पर डेवलप किया है, ठीक है गाइस। ये इसका जो है मैं यहाँ पर बारी बारी से आपको स्ट्रक्चर को डेवलप करता हूँ। ये जो लेयर मैंने बनाई है ये लेयर तो है आपकी जोना प्लूसिडा, ओके गाइस, ये है जोना प्लूसिडा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रेनुलोसा सेल्स यहां पर थी वो जैसे सेकेंडरी ओसाइट बनता है उस समय ये किसमें बदल जाती है, जोना प्लूसिडा के अंदर बदल जाती हैं। और जोना प्लूसिडा के अंदर जो ये लेयर है, ये लेयर कहलाती है कोरोना रेडिएटा। क्या कहलाती है? ये लेयर कहलाती है कोरोना रेडिएटा कहलाती है। इनको आप समझना है, कोरोना रेडिएटा। तो गाइस यहां तक क्लियर हो गया होगा कि ग्रेनुलोसा जो सेल्स डेवलप होके एक कवरिंग बना रही थी वो जोना प्लूसिडा की बना रही थी उस एंट्रम या ओवम के चारों ओर, और इसके अंदर की जो लेयर है वो कोरोना रेडिएटा होती है। अब मैं आपसे यहां पर ये और बता देता हूं कि जोना प्लूसिडा की लेयर के बीच में जो सेल्स के बीच में जो अन्य इनिशियल टाइप्स की सेल्स होती हैं उन्हें प्री विटिलाइन सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री विटिलाइन सेल्स कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट और 12th बेस के लिए, क्योंकि जोना प्लूसिडा जो लेयर कवर्ड हुई है ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा, उसके बीच में जो सेल्स होती है उन लेयर्स को या उन सेल्स को जोड़ने के लिए, यानी कि जोना प्लूसिडा लेयर जो है या आवरण जो है उसको कंप्लीट करने के लिए उनके बीच में जो सेल्स होती हैं, देखिए जैसे एक ईंट से दूसरी ईंट को हमें जोड़ना है। बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो एक ईंट से दूसरी ईंट को जब जोड़ते हैं तो बीच में हम सीमेंट लगाते हैं। तो यहां पर सीमेंट क्या है? जोना प्लूसिडा लेयर को कंप्लीट करने के लिए सीमेंट का कार्य कौन कर रहा है? प्री विटिलाइन सेल्स यहां पर उस सीमेंट का कार्य करती हैं, तो इन्हें प्री विटिलाइन सेल्स कहते हैं। ओके गाइस, आगे हम बात करते हैं कि ये जो मैंने अंदर गोल स्ट्रक्चर बनाई है ये है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है इस ओवम को पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ओके गाइस, अब हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं इसके अंदर फ्लूइड्स भरा हुआ है, ठीक है। ये फ्लूइड ही इसको प्रोटेक्शन देता है और ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? केंद्रक है। ओके गाइस, अब हमें पता है अगर इस सेकेंडरी ओसाइट को एक मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है या इसको अपने अंदर डिवीजन करना है तो इसके पास में स्पर्म का होना बड़ा नेसेसरी है। और ये जो सेकेंडरी ओसाइट है तभी ही डेवलप हो सकता है आगे, इससे तभी ही एक एम्ब्रियो या भ्रूण बन सकता है जब इसके पास स्पर्म आए और इसको सेंट्रियोल दे, क्योंकि
सेकेंडरी ओसाइट जो बना है उस सेकेंडरी ओसाइट के पास अपना खुद का सेंट्रियोल नहीं होता है। और हमने अभी आपको प्रोसेस यहां पर समझाई है कि स्पर्म जो हैं वो गति करते हुए आ रहे हैं, उनमें होड़ मची हुई है, कोई एक जो है पिक करता है या पहुंचता है सेकेंडरी ओसाइट के पास में। क्योंकि यहां पर जो ये शेप मैंने दिखाई हुई है, इस्तेमस जो पार्ट है ये बिल्कुल नैरो पार्ट होता है, बिल्कुल संकरा पार्ट होता है, जिसमें से केवल मतलब बड़े स्ट्रगल के साथ में स्पर्म आगे निकलता है। जो वही स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट तक पहुंच पाएंगे जिनमें मोटिलिटी हो, एक्स्ट्रा मोटिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने की, वही स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट तक पहुंचेंगे और एम्पुलर रीजन में जाकर वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है गाइस, अभी हम यहां पर स्पर्म का वेट कर रहा है सेकेंडरी ओसाइट एम्पुलर रीजन में, और यहां पर अब स्पर्म पहुंच गया है। मैंने यहां पर सेकेंडरी ओसाइट को यहां बना दिया है। अब इस स्पर्म को यहां पर जनरेट करते हैं। ओके गाइस, बड़े ही इजीली तरीके से आप इसको समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक को हमें समझना है। यहां पर मैंने स्पर्म को वहां से निकालकर, क्योंकि मैंने सेकेंडरी ओसाइट को भी वहां से निकाल लिया है एम्पुलर रीजन से, और यहां पर मैंने उस एम्पुलर रीजन को दिखा दिया है। ठीक है, इसके बीच में इसका सेंट्रियोल होता है, ये सेंट्रियोल है, और अब इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये टेल है, टेल जो है पूंछ जो है स्पर्म की, वो उसको मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। इसमें मैनी टाइप्स के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इसको एटीपी रिड्यूस करते रहते हैं, लेकिन हम इतना इसका डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को देख रहे हैं। इस स्पर्म को मैंने यहां पर जनरेट कर दिया है। अब स्पर्म जो है उसके आगे वाले एंटीरियर पार्ट पर जो ये पार्ट है, इस पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है और उस एंजाइम को कहा जाता है हॉलीड्यूनिरेज। हॉलीड्यूनिरेज कौन सा एंजाइम कहा जाता है? हॉलीड्यूनिरेज या स्पर्म लाइसिन एंजाइम, या क्या कौन सा एंजाइम कहेंगे? स्पर्म लाइसिन एंजाइम। गाइस इसको ध्यान रखना है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम इसे कहा जाता है। अब क्या होगा, यहां इस केंद्रक में ब्लैक से मैंने दिखाया है सेंट्रियोल, क्योंकि सेकेंडरी ओसाइट के पास में सेंट्रियोल नहीं है, स्पर्म के पास में क्या है? सेंट्रियोल है। ठीक है, अब ये जो स्पर्म है, बहुत सारे स्पर्म अटैक करते हैं, ये स्पर्म इस पे अटैक करेगा और इसके एंटीरियर पार्ट पे क्या है? हॉलीड्यूनिरेज एंजाइम है, और जैसे ही ये हॉलीड्यूनिरेज एंजाइम इस जोना प्लूसिडा लेयर्स के संपर्क में आता है तो इस जोना प्लूसिडा लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है और स्पर्म जो है अंदर एंटर कर जाता है। तो गाइस देखिए, अब इस लेयर को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद में ये स्पर्म जो है अंदर एंटर कर जाता है, और अंदर जैसे ही एंटर करता है तो ये जो जोना प्लूसिडा की लेयर है, ये जोना प्लूसिडा की जो लेयर है वापस कवर कर लेती है, ताकि और कोई स्पर्म जो है इस सेकेंडरी ओसाइड में एंटर ना करें और कोई डिस्टरबेंस यहां पर क्रिएट ना करें। अब यहां पर देखिए स्पर्म एंटर हो चुका है इसके अंदर, सेकेंडरी ओसाइड के अंदर। ओके गाइस, सेकेंडरी ओसाइड के अंदर स्पर्म एंटर हो चुका है। स्पर्म ने अपना सेंट्रियोल यहां पर दे दिया है। सेंट्रियोल लेने के बाद में इनके अंदर अब डिवीजन की कैपेबिलिटी उत्पन्न हो जाती है। अब हम यहां पर इस सेकेंडरी ओसाइट और स्पर्म के बीच में जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसको एम्पुलर रीजन में ले जाते हैं, और इधर वाले एम्पुलर रीजन से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अब इम्प्लांटेशन होगा उस ओवम का। अब यहां पर ओवम बन चुका है, क्या बन गया है? ओवम बन गया है कि एक एग डेवलप हो चुका है फर्टिलाइजेशन के बाद में। अब हम इसको कंप्लीटली समझने वाले हैं। ओके गाइस, देखिए यहां पर वो एग आ चुका है। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको आप थोड़ा क्लियरली समझेंगे, क्योंकि बड़ा ही ये टिपिकली है। यहां पर अब ये एग डेवलप हो गया, इसकी वन सेल यहां पर डेवलप हो चुकी है। उसके बाद में यहां पर
इसकी 2 सेल्स डेवलप होंगी, 2 सेल्स में बढ़ जाएगा, फिर ये यहां 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये ब्लास्टोमियर बन जाएगा, ब्लास्टोमियर, ठीक है। उसके बाद में इसकी 8 सेल्स यहां बन जाएंगी, उसके बाद में ये 16 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और ये कहलाएगी एम्पुला कहलाएगा। ये गाइस ध्यान रखना कि ये जो स्ट्रक्चर यहां पर डेवलप हो रही है, 16 सेल्स यहां पर बन चुकी हैं, ओके। 16 सेल्स के बाद में ये ब्लास्टोमियर से कन्वर्ट हो गया है और यहां पर ये अब एक मैच्योर अब तैयार हो चुका है, यहां पर कंप्लीटली अपने अंदर डिवीजन कंप्लीट कर चुका है, अब ये इम्प्लांटेशन के लिए तैयार है। तो गाइस ध्यान रखना कि अब ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, ये आगे जाके किस तरीके से यहाँ पर सिचुएटेड होगा, इम्प्लांट होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं कि यहाँ पर 2 सेल्स बनी हैं, 2 से फिर ब्लास्टोमियर्स यहाँ बनी हैं, ब्लास्टोमियर्स के बाद में यहाँ पर 16 सेल जब बनी तो मोरुला फेज आ गया है और अब जैसे ये इम्प्लांट होने के लिए जाएगा तो यहां पर ब्लास्टोसिस फेज क्रिएट हो जाएगा और ये कौन सा होगा, ब्लास्टोसिस फेज। और ये फेज कौन सा था, ये फेज मोरुला फेज था, मोरुला फेज, ओके गाइस। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अब इसके अंदर डिवीजन होना शुरू हो चुका है, 1 सेल से ये डबल सेल में कन्वर्ट हो चुकी हैं, 2 से 4 में जो ब्लास्टोमियर यहां पे बन चुके हैं, वो ब्लास्टोमियर 4 से 8 बन गए यानी कि मोरुला फेज में वो बदल चुके हैं, और 8 से 16 बन गए यानी कि ब्लास्टोसिस यहां पर फेज बन चुका है। अब ये ऐसे बढ़ते रहते हैं, तो इन मोरुला ब्लास्टोसिस फेज के बारे में पूछा जाता है। अब देखिए, आप लोगों ने मूवी सब देखते हैं और एक मूवीज में हीरोइन ने एक डायलॉग बोला था कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं और मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। तो गाइस सबसे पहले आप ध्यान यहां पर देना कि उस हीरोइन को आपको बता देना होगा कि पेट के अंदर कभी भी बच्चा पैदा नहीं होता और ना ही कभी पलता है। बच्चे कहां पैदा होते हैं, गर्भाशय के अंदर। तो सबसे पहले उन्होंने ये डायलॉग ही गलत बोला है। हाँ, वो ऐसा बोलती कि भाई मेरी कोख में आपका बच्चा पल रहा है, तो वो ठीक था क्योंकि कोख गर्भाशय को कहा जाता है। तो ये डायलॉग भी जो बोले जाते हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बोले जाते हैं ताकि आपका माइंड वहां पर कंसंट्रेट किया जा सके। अब यहाँ पर ब्लास्टोसिस फेज डेवलप हो चुकी है, अब ये इम्प्लांट होने के लिए रेडी है। कहां पर, उस यूट्रस के अंदर, यानी कि गर्भाशय में इम्प्लांट होने के लिए अब ये रेडी है। अब हम इसको इम्प्लांट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये एम्ब्रियो या भ्रूण कैसे ये डेवलप होता है। अब ये धीरे धीरे पहुंचता है। अब आपको यहां पर क्लियरली समझना है कि अब जो एम्ब्रियो है, भ्रूण जो है, युग्मनज जो है, वो कहां पर आ रहे हैं, गर्भाशय में आ रहे हैं। और गर्भाशय उल्टी नाशपाती के आकार का होता है, आप लोगों ने देखा हो, उल्टी नाशपाती का आकार का होता है, ठीक है, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। अब इसको हम क्लियरली समझेंगे कि किस तरीके से इंप्लांट होगी, ये जो भ्रूण जो बन के आ रहा है किस तरीके से इंप्लांट होने वाला है। तो आप इसको क्लियरली सही तरीके से सावधानी से देखेंगे। ब्लास्टोसिस फेज यहां पर बन चुकी है। अब ये युग्मनज जो है धीरे धीरे अपने अंदर डिवीजन पे डिवीजन कर रहा है और गर्भाशय के अंदर ये आ चुका है। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको यूट्रस की जो लेयर्स हैं उनके बारे में रिपीट कर देता हूं कि ये जो ब्लू लाइन से मैंने दिखाई, ये एंडोमेट्रियम है, जहां पर सबसे पहले आके युग्मनज अटैच होता है। जो एम्ब्रियो, ये जो फीटस डेवलप हो रहा है वो अटैच होगा। तो यहां पर सबसे पहले आगे कहां पर, एंडोमेट्रियम लेयर से। और अपने जो गर्भाशय में 3 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सबसे इनर वाली एंडोमेट्रियम, उसके बाद वाली मायोमेट्रियम एंड आउटर मास लेयर जो है वो प्रीमेट्रियम होती है। ये 3 लेयर्स मैंने यहाँ कंप्लीटली आपको बताई हैं कि ब्लू वाली है एंडोमेट्रियम, रेड वाली है मायोमेट्रियम और लास्ट ब्लैक वाली जो है आउटर मोस्ट लेयर के रूप में वो पेरीमेट्रियम होती है। 3 लेयर से डेवलप होता है कौन, अपना यूट्रस। इस यूट्रस के अंदर अब ये जो फीटस आने वाला है, जो बन रहा है, ये भ्रूण जो बन रहा है, ये इंप्लांट होगा। सबसे पहले ये इनर मास लेयर से आके
कनेक्ट होगा, अटैच होगा, यहां पर वो आके चिपकेगा। अब देखिए हम इसको इम्प्लांट करते हैं, यानी कि इसका रोपण करते हैं। तो रोपण के बाद में क्या होने वाला है उसको हम देखते हैं। यहां पर मैंने इसको रोपित कर दिया है। अब ये एक युग्मनज बन चुका, एम्ब्रियो बनना, इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका है। अब ये इम्प्लांट तो हो चुका है, एंडोमेट्रियम से चिपक चुका है, लेकिन अब क्या होने वाला है, ये एंडोमेट्रियम जो है, मैंने कहा था कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं वो रेगुलरली जैसे ही पीरियड का समय आता है तो उनका लेवल डिक्रीज होने लगता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन फिर इनका लेवल फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक अलग है, सिचुएशन अलग है। लेकिन अभी हम यहाँ पर इस भ्रूण को इम्प्लांट कर रहे हैं, एम्ब्रियो को इम्प्लांट यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले ये आके अटैच कहां पर होगा, एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम से चिपक जाएगा, ठीक है। अब चिपकने के बाद एंडोमेट्रियम जो है धीरे धीरे इस एम्ब्रियो को कवर करना शुरू कर देगी, ठीक है। धीरे धीरे ये कवर करना शुरू कर देगी और ये जो लेयर्स है एंडोमेट्रियम, ये डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी और ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी प्लेसेंटा के अंदर। अब मैं प्लेसेंटा के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। प्लेसेंटा, ये जो प्लेसेंटा है एंडोमेट्रियम से डेवलप होता है। ये प्लेसेंटा जो है, जो ये डेवलप हो रहा है भ्रूण, इसको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ऑल मटेरियल सप्लाई करता है, क्योंकि ये जो भ्रूण डेवलप हुआ है यूट्रस में है। ये जो फीमेल जो है उसके यूट्रस में जो भ्रूण है वो मदर से ही सारे न्यूट्रिएंट कलेक्ट करता है एक नाल के द्वारा, और उस नाल को हम कहते हैं प्लेसेंटा। उस नाल को क्या कहेंगे, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा जो है माता के द्वारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट को पहुंचाता है। अब मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं कि ये धीरे धीरे इंप्लांट होता जाता है और लास्ट में जाके ये कंप्लीटली इंप्लांट हो जाता है आपके यूट्रस के अंदर। ये कंप्लीटली अब एक भ्रूण यहां पर डेवलप होने लग गया है। इंप्लांट कंप्लीटली हो चुका है। अब जैसे ही 28 डेज का समय होगा तो सबसे पहले इस फीटस के अंदर हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी, हार्ट बीट। ओके गाइस, यहां पर हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमने यहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीटली देखी है। फर्टिलाइजेशन के बाद में किस तरीके से जो एम्ब्रियो बनने के लिए या एक भ्रूण बनने के लिए उसे सेल्स में किस तरीके से डिवीजन हो रहे हैं। एक सेल से वो 2 बन रही है, 2 से 4 बन रही है। मतलब पहले ब्लास्टोमियर फेज में वो बदली, फिर उसकी कोशिकाएं डबल हो गई, वो मोरुला फेज में चली गई, मोरुला से वो ब्लास्टोसिस फेज में चला गया है। अब ब्लास्टोसिस फेज से वो इंप्लांट हो गया है यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस में धीरे धीरे जो एंडोमेट्रियम है वो प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाती है और कंप्लीटली इस फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती रहती है। तो गाइस, आज हमने मादा जनन तंत्र से संबंधित बहुत ही रोचक तथ्यों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया है। अब मैं अंडाशय आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक वाक्य कहना चाहूंगा कि किसी ने क्या खूब कहा है कि हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। सो गाइस, आगे स्टार्ट हम करते हैं उसी एनर्जी के साथ में कि ये जो द्वितीयक अंग हैं इनके बारे में हम अब डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने ये कंप्लीटली डायग्राम को सही तरीके से समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट यहां पर बात करने वाले हैं द्वितीयक सहायक अंग। जिस प्रकार से नर जनन तंत्र के अंदर जो टेस्टिस थे उसमें फॉर्मेशन हो रहा था स्पर्म का, उसी प्रकार मादा जनन तंत्र के अंदर अंडाशय के अंदर फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी ओसाइट्स का या ओवम का या यूं कहे अंडाणुओं का। अब हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के अंतर्गत द्वितीयक जनन अंगों के बारे में। तो पहला द्वितीयक जनन अंग है अंडवाहिनी। तो समझ लीजिएगा कि अंडवाहिनी जो है मादा जनन तंत्र में
जो अंग है उसके दोनों ओर पाई जाती है। देखिए बकरी, देखिए आपने बकरी के आपने सींग देखे हैं जैसे घूमे हुए रहते हैं, या कोई एनिमल्स आपने देखे हो, उस सींग की तरह ये होते हैं दोनों साइड में, यानी कि बोथ साइड्स के अंदर अंडवाहिनियां प्रेजेंट होती हैं और अंडवाहिनी की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अब यहां पर हम ये देखने वाले हैं कि अंडवाहिनी जो दोनों साइड में है उनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर है। अब इनका कार्य क्या है, इन अंडवाहिनियों का कार्य क्या है जो दोनों ओवरीज से जुड़ी हुई हैं। देखिए ये अंडवाहिनी जो है ना, ये अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाती है। पहला कार्य क्या हो गया कि ये जो अंडवाहिनी है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, ये अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाती है। ठीक है, दूसरी बात, अब हम यहां पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या कारण है कि ये अंडाणु आगे ऑटोमेटिकली गति कर रहे हैं, ऐसा क्या है इनके अंदर। तो ये जो अंडवाहिनी है इनमें उपकला कोशिकाओं से निर्मित संरचनाएं होती हैं जो श्लेष्मा टाइप एक गाढ़े सिक्रेशन का सिक्रेट करती हैं, कुछ पदार्थ है मटेरियल जिसका सिक्रेशन करती हैं, जिसके द्वारा ये आगे मूवमेंट करता रहता है और यूट्रस में आके एंटर कर जाता है। तो अंडवाहिनी समझ में आ गया अंडवाहिनी के बारे में कि अंडवाहिनी जो है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। दूसरी बात, ये अंडाणुओं को गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करती है और अंडाणुओं के लिए ये सुगम मार्ग उपलब्ध करवाती है। तीसरी बात हम करेंगे गर्भाशय के बारे में। ठीक है, गर्भाशय जो है उसे वोम भी कहा जाता है, वोम। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि गर्भाशय जो है वो उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होगा? उल्टी नाशपाती। सभी ने देखी उल्टी नाशपाती कैसी होती है, वैसे आकार का ये होता है। गर्भाशय जो है 3 लेयर से डेवलप होता है। पहला एंडोमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, तीसरा पेरीमेट्रियम। ये तीनों लेयर्स गर्भाशय को डेवलप करती हैं और जैसे ही फीटस गर्भाशय में इम्प्लांट होता है तो गर्भाशय की जो लेयर्स हैं उस फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं, उसको फूड प्रोवाइड करवाती हैं, उसको प्रोटेक्शन देती है, उसको डेवलपमेंट वहां पर उसका होता रहता है। ठीक है गाइस, अगली हम बात करते हैं वजाइना की। तो फीमेल के अंदर जो वजाइना है 8 से 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। इस वजाइना में कुछ मस्क्यूलर सेल से डेवलप कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, पतली झिल्ली नुमा एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हाइमेन कहा जाता है। ठीक है गाइस, अब यहां जो वजाइना है इसका जो नेचर है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और इसका अम्लीय प्रवृत्ति का होने का मुख्य कारण ये है कि इसके अंदर वजाइना के अंदर जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु हैं वो पाए जाते हैं और वो किण्वन क्रिया के द्वारा उस वजाइना के इंटरनल नेचर को अम्लीय बना देते हैं। और ये अम्लीय जो प्रवृत्ति होती है ये वजाइना को बहुत सारे इंफेक्शन से, संक्रमण से सुरक्षा करती है। और फर्टिलाइजेशन यानी कि मैथुनी क्रिया जो होती है इस वेजाइनल पार्ट के द्वारा ही संपन्न होती है, जिसके द्वारा मिलियंस जो स्पर्म हैं या मिलियन स्पर्म जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं, जिसके बाद में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो अंडवाहिनी के एम्पुला रीजन में होती है, जहां पर सेकेंडरी ओसाइट जो ओवरी से पिक होके आया है फिम्बरी के द्वारा, झालर के द्वारा, वहां पर वो वेट करते हैं। वेट करने के बाद जैसे स्पर्म उनके पास में पहुंचते हैं तो वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि स्पर्म का मेन रोल यही है यहाँ पर कि इस सेकेंडरी ओसाइट को ओनली सेंट्रियोल देना और फिर इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाना। और डिवीजन के बाद में वो सेल्स 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 इस प्रकार वो एक फीटस का डेवलपमेंट कर देती हैं। तो गाइस मैंने अभी आपको नॉर्मली तरीके से मादा जनन तंत्र को समझाया है। अगर कहीं आपको डाउट लगे या प्रॉब्लम आपको कहीं क्रिएट हो तो आप मुझे कंप्लेंट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूं जिनके जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि मानव की
सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे ढूंढ के देना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कौन सी है? पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि महिलाओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कौन सी है? मैंने दोनों क्वेश्चनों को डिफिकल्ट बना दिया है। यहां पर मैं ये भी लिख सकता था कि जीव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, या जीव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मैं यहां पर ये भी लिख सकता था। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं कि गर्भाशय का आमाप कितना होता है? गर्भाशय का आमाप कितना होता है? समझ में आ गया आपको? गर्भाशय का आमाप कितना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि चौथा क्वेश्चन आपका है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहां से स्रावित होते हैं? कहां से स्रावित होते हैं? अगला क्वेश्चन ये है आपका पांचवा क्वेश्चन, मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं कि वलकुट और मध्यांश की कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? किसका निर्माण करती हैं? ओके गाइस, तो मैंने 5 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। इन 5 क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे ये ज्ञात हो सके कि मेरे द्वारा आपको जो जानकारी दी गई है आप उनको भली भांति तरीके से समझ रहे हैं। तो आज का जो हमारा मादा जनन तंत्र से संबंधित जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर आपको कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बता देते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए गाइस कि जो यहां पर मैं अगला क्वेश्चन डिस्कशन आपसे करने वाला हूं कि जो मोरुला फेज है उसमें उस कोशिका में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? मोरुला फेज के अंदर, मोरुला मोरुला अवस्था में सेल्स होती हैं। मोरुला अवस्था में सेल्स होती हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोरुला अवस्था के दौरान कितनी कोशिकाएं होती हैं जो डेवलपमेंट करती हैं उससे एम्ब्रियो का। अगला क्वेश्चन मैं यहां पर आपसे करने वाला हूं कि जो भ्रूण जो है, भ्रूण में प्लेसेंटा का निर्माण, भ्रूण में प्लेसेंटा का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? गाइस बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूं। इनके आंसर मुझे आप होमवर्क के रूप में देंगे। तो बताइए कि मोरुला अवस्था में कोशिका कितनी होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भ्रूण में प्लेसेंटा का निर्माण किसके द्वारा होता है। इजीली तरीके से दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगली हम बात यहाँ पर करने वाले हैं कि एट प्यूबर्टी टाइम
at puberty टाइम ओवेरी में, एट प्यूबर्टी टाइम ओवेरी में ओसाइट्स होते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एट प्यूबर्टी टाइम ओवेरी में ओसाइट्स कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो आपको इसका आंसर मुझे देना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस कुछ मैंने आपको यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे उनके बारे में डिस्कशन किया है। मैं आपको रिपीट कर दूं कि आज जो हम स्टार्ट कर रहे थे मादा जनन तंत्र, इससे पहले हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र। उस नर जनन तंत्र के अकॉर्डिंग हमने डिस्कशन कर लिया था कि स्पर्म्स जो हैं किस प्रकार से बनते हैं। आज हमने यहां पर यह देखा है कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जो प्राथमिक जनन अंग है अंडाशय, उसमें अंडाणुओं का निर्माण किस तरीके से होता है। तो गाइस, अगर अभी भी आपको कुछ डाउट यहां पर क्रिएट होते हैं तो आप मुझे कमेंट में जाके जरूर बता सकते हैं। साथ में चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को यहां पर रीड करवा सकूं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, बाय।